किया। हमने कहा था कि 3 तरह के मॉडल हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल है और नेटवर्क डेटा मॉडल होता है। अब मॉडर्न जितने भी डेटाबेसेस आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हायरार्किकल फैशन को यूज़ किया जाता है। अब उसमें देखा गया कि हायरार्किकल में कुछ लिमिटेशंस थी, तो देन एक्सेल को ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए या फिर कैलकुलेशन वगैरह के लिए। अब फिर वो डेटाबेसेस जिनका कंसेप्ट एक्सेल ने प्रोवाइड किया, हमने कहा कि वो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जिनको RDBMS कहा जाता है। रिलेशन को हमने टेक्निकली इस तरह से इंटरप्रेट किया था कि आपके पास अगर रियल लाइफ में आप कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, आप उसको टेबल कह देते हैं। जब प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो आप उसको एरे कह रहे होते हैं, एक 2D एरे जिसमें रो और कॉलम होंगे, और मैथमेटिक्स में आप उसको मैट्रिक्स कह देते हैं कि जिसमें रोज और कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे जो हम डेटाबेसेस यूज करेंगे, एसक्यूएल सर्वर को DBMS के तौर पे यूज करेंगे, DBMS एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे। अब फिर व्हाट इज DBMS, डेफिनेशन इसकी क्या होगी? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ लॉजिकल। ठीक है, दो चीजों में डिफरेंस आपने करना है, एक है डेटाबेस और एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को आप डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। जब आप कहते हैं कि DBMS, तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस बनाने की, क्यूरी प्रोसेसिंग की, रिकॉर्ड मैनिपुलेशन की, बैकअप रिकवरी की। So the software which provide facility to create database, maintain database and provide feature of query processing। अब डेटाबेस में जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आप क्यूरीज कमांड लिख रहे होते हैं, और वो कमांड जब लिखी जाती हैं तो डेटाबेस के लिए भी एक डेटाबेस की प्रॉपर अपनी लैंग्वेज है। तो डेटाबेस के लिए जो उसकी स्पेशल लैंग्वेज यूज होती है उसको SQL कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो साथ साथ आप डेटाबेस की लैंग्वेजेस को भी डिस्कस करते हैं। तो डेटाबेस की लैंग्वेज SQL को हमने देखना है आगे साथ कि किस तरह से हमने इसमें कमांड्स और क्यूरी राइट करनी है। इसमें स्टेप नंबर 1 हमारा ये होगा कि हमने प्रॉपर एक वेब फॉर्म क्रिएट करना है और उस वेब फॉर्म की वैलिडेशन हमने करनी है। अब वैलिडेशन क्या है कि जब आप डेटा एंट्री करते हैं फॉर्म के ऊपर, अब ये फॉर्म सबमिट करेगा डेटा सर्वर के ऊपर। अब सर्वर पे डेटा सेंड करने से पहले अब कुछ कांस्टेंट उस पर लगा दें कि हाँ ये चीज़ें अगर ये फॉलो करेगा तो देन आप प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं, और अगर इसको ये फॉलो नहीं कर रहा तो आपने ये डेटा या ये इंफॉर्मेशन सर्वर पे नहीं भेजनी। उसमें फाइल पे आ जाए, न्यू वेबसाइट क्रिएट कर लें। वेबसाइट के अंदर ऑप्शन आपने लैंग्वेज विजुअल C# सेलेक्ट कर ली। लैंग्वेज विजुअल C# सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था कि आप एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन था आप ASP.NET की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट ले लेता हूँ। फिर वेब को प्रॉपर नेम दे देना है और ब्राउज करके लोकेशन पे आपने स्टोर करना है। अगर लोकेशन चेंज करते हैं ब्राउज करके, मैं यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप रख लेता हूँ, C यूजर नासिर महमूद डेस्कटॉप। अब बैकस्लैश यूज होती है सब डायरेक्टरीज को सेपरेट करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय वेब 1, प्रॉपर नेम इसको दे दें कि आप फॉर्म डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप किस पर्पस के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो नाम इसको मैंने माय वेब 1 दे दिया, ओके कर लें। उसके बाद अब सब फाइल सिस्टम में देख लें तो प्रॉपर URL आपको प्रोवाइड कर रहा है कि वेबसाइट जो क्रिएट होगी डिफॉल्ट लोकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो का फोल्डर होगा, विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा, और प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आपके पास वेबसाइट का फोल्डर होगा। अब यहाँ पे हमने लोकेशन चेंज कर लिया है, हमने डेस्कटॉप रख लिया और डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट को नाम हमने माय वेब 1 नाम दे दिया। उसके बाद आप इसको ओके कर लें। ओके करने पे ये सब डायरेक्टरीज आपको क्रिएट करके देगा, इसमें कोई भी फाइल नहीं होगी, जस्ट आपके पास एक फोल्डर क्रिएट करके देगा माय वेब नाम का। जब आपने वेबसाइट प्रॉपर्ली क्रिएट कर लिया है तो आप व्यू भी कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर इसने क्रिएट कर लिया माय वेब 1। विजुअल स्टूडियो का फीचर जब आप लिखते हैं तो सब डायरेक्टरीज ये खुद क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप PHP HTML में वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे सब डायरेक्टरीज वो खुद नहीं बना रहा होता, तो ये आपको खुद सब डायरेक्टरीज क्रिएट करके दे रहा है। उसके बाद अब सब डायरेक्टरीज को अगर आप इस फोल्डर को ओपन कर लें तो इसमें फर्स्ट आपको 2 फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, एक आपको वेब नाम की फाइल प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी आपको XML या डिबगिंग नाम की फाइल प्रोवाइड कर रहा है। अब दोनों की एक्सटेंशन देखें तो XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल है,
ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी प्रॉपर्टीज और डिटेल होंगी वो इन फाइलों में स्टोर हो रही है। अभी हमने कोई भी पेज, कोई भी फॉर्म, कोई रिसोर्स इसमें ऐड नहीं किया। क्लोज कर लिया इसको मैंने। वापस विजुअल स्टूडियो पे जाएं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पिन कर लें। जैसे अक्सर स्टूडेंट से ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, आप ड्रैग करते हैं, इनको मूव कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग ड्रैग करके इसको सेंटर एरिया में एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें नेविगेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपने इसको ड्रैग करके राइट पोर्शन में इसको एडजस्ट कर लेना। फिर जैसे सेम टूल बॉक्स है, इसको भी एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लें ताकि प्रॉपर इनको आप व्यू कर सकें। टूल बॉक्स को ऑटो हाइड कर दिया मैंने। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वो एरिया जहाँ से आप न्यू फाइल, न्यू क्लासेस क्रिएट करेंगे, नए रिसोर्सेज ऐड करेंगे, तो उसको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहा जाता है। अब यहाँ पे एक नया कंपोनेंट, एक नई फाइल बनानी है, एक क्लास क्रिएट करनी है। माय वेब के ऊपर राइट क्लिक कर लें, ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन आएगा। अब न्यू आइटम में से लिस्ट में ऑप्शन होगा वेब फॉर्म का, तो आपने लैंग्वेज सी शार्प रखी है और एलिमेंट की टाइप आपने क्या रख लिया, वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। अब फिर वेब फॉर्म की एक्सटेंशन आप देखें, पेज का नाम है डिफॉल्ट, एक्सटेंशन आ रही है ASPX, एक्टिव सर्वर पेजेस, और X एक्सटेंडेड वर्जन न्यू वर्जन के लिए यूज होता है। जैसे आप DOC यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, और DOCX नए वर्जन के लिए जैसे 2013, 7 या 10 आ जाते हैं। तो सेम स्टार्ट में इसकी एक्सटेंशन जो थी वो ASP एक्सटेंशन थी, एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP टेक्नोलॉजी है जो हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। डिफॉल्ट उस पेज का नेम आ गया, तो पेज को आप प्रॉपरली नेम असाइन करते हैं। मैं लिख लेता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन। इसे बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो, आ जाओ। ठीक है जी, यूजर रजिस्ट्रेशन आपने पेज का नेम लिख दिया, यूजर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। क्लास का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफायर वाले रूल फॉलो करने हैं, तो वही रूल के तहत हमने यहाँ पे लिख दिया यूजर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया प्लेस कोड एंड सेपरेट फाइल। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फाइल ASP की बन रही है, कोडिंग जो हम इसके बैक एंड पे करेंगे वो C# की करेंगे, फ्रंट एंड पे जो काम करेंगे वो HTML का कोड होगा। इसलिए हमने कहा कि दोनों फाइलें सेपरेट होनी चाहिए। HTML फाइल अलग होगी और जो C# की फाइल है वो एक अलग फाइल होनी चाहिए। और अगर आप दोनों को पैरेलल मैनेज कर सकते हैं एक सिंगल जगह पे, तो आप इसको ऑफ कर लें, अनचेक कर लें। तो मैंने इसको चेक कर लिया। और फिर दूसरा ऑप्शन था सिलेक्ट मास्टर पेज। डिजाइनिंग मास्टर पेज का कंसेप्ट अभी अप्लाई नहीं किया हमने, तो मैं इसको अनचेक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ऐड कर लें। तो इसने जो प्रॉपर आपको पेज क्रिएट करके दिया आपको, तो यहाँ पे HTML का टैग है, हेड का टैग है, बॉडी है, इस तरह से div एरिया आ गया। इतना काम तो आपने वेब इंजीनियरिंग में किया होगा। अब इसके डिजाइन मोड पे आ जाए। मोड ऑफ कोडिंग में सोर्स मोड था, क्या आप प्योर कोडिंग पे काम करना चाह रहे हैं? डिजाइन मोड है, क्या आप इसको फ्रंट एंड डिजाइन मोड से व्यू कर लें? और फिर स्प्लिट मोड आपको मिलता है जिसमें कोड भी विजिबल होगा और आपको उसका डिजाइन भी मिलेगा। मैंने इसको यहाँ से डिजाइन मोड पे रख लिया। फॉर्म क्रिएट करना है तो आप किसी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट की तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको व्यू करते हुए आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें पहला काम हमने वेब पेज ऐड किया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास जो आ गया, हमने इसमें कंट्रोल्स ऐड करने हैं। कंट्रोल ऐड करने के लिए हम टूल बॉक्स को यूज करेंगे। टूल बॉक्स को पिन कर लिया यहाँ पे। पिन करने के साथ इसको पहले कैटेगरीज को मिनिमाइज कर लें। जो टूल बॉक्स में कैटेगरी बनाई गई है, स्टैंडर्ड कैटेगरी है, डेटा की कैटेगरी है, वैलिडेशन की कैटेगरी है, नेविगेशन की कैटेगरी है। इसके साथ देखें तो HTML की कैटेगरी भी आपको मिल रही है। जो आप फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं, लेआउट को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है, चीजों को अलाइन रखना है। यार बातें ना करें, काम करें अपना, लेकिन बातें ना करें। ठीक है, अब इसमें HTML की जो कैटेगरी है आपके पास, इसमें से नंबर ऑफ HTML के कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं। इसमें से एक मिलता है आपको टेबल कंट्रोल। टेबल कंट्रोल फर्स्ट हमने यहाँ पे यूज करना है, तो इसको ड्रैग करके इस div एरिया पे ड्रॉप कर दें। पहला काम वेब फॉर्म क्रिएट करें, राइट क्लिक करके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे ऐड न्यू वेब फॉर्म कर लिया आपने। स्टेप नंबर 2 आपने मोड चेंज कर लिया, आपने इसके डिजाइन मोड पे आ गए।
स्टेप नंबर 3, टूल बॉक्स पे जाएं, HTML की कैटेगरी पे जाएं और वहां से एक टेबल कंट्रोल आप इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। बैकएंड पे जाएंगे तो आपको सोर्स खुद जनरेट करके देगा, आपको एक सिंपल लेआउट खुद क्रिएट करके दिया। अब आपने क्या करना है, इस टेबल कंट्रोल को फिक्स पोजीशन असाइन करनी है ताकि जब हम एलिमेंट ऐड करें तो ये मूव नहीं होना चाहिए, इसकी पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए। अभी देखें तीनों कॉलम की विड्थ इक्विवेलेंट है। अगर मैं एक एलिमेंट, एक लेबल HTML को मिनिमाइज कर लें, स्टैंडर्ड कैटेगरी पे आ जाए, मैं यहाँ से एक लेबल ड्रैग करके कॉलम 2 में ड्रॉप करता हूँ। अब देखें इसने कॉलम 2 की विड्थ इंक्रीज कर ली है, कॉलम 1 और कॉलम 3 की विड्थ डिक्रीज कर दी है। अब ये काम क्या कर रहा होता है कि हर कॉलम को कंट्रोल की बेस पे इक्विवेलेंट विड्थ असाइन करता है। अब उसने क्या किया कि एलिमेंट कॉलम 1 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, विड्थ डिक्रीज कर ले, एलिमेंट कॉलम 3 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, विड्थ डिक्रीज कर ले। अब मैं एक और एलिमेंट ड्रॉप करता हूं यहाँ पे कॉलम 1 में, तो अब देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की इक्विवेलेंट विड्थ आ गई है, कॉलम 3 की विड्थ कम है। फिर मैं एक एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ कॉलम 3 में, तो अब देखिए उसने तीनों को इक्विवेलेंट विड्थ असाइन कर दी है। ये भी फीचर है विजुअल स्टूडियो के कि जब आप चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, कोड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी विड्थ और हाइट को भी वो चेक कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली आप वर्ड में टेबल क्रिएट करते हैं, आपने एक कॉलम 1, कॉलम 3 और कॉलम 4 बना लिए, कुछ की विड्थ डिफरेंट है, आप तीनों को सिलेक्ट करके एक डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली का ऑप्शन होता है, यूज करें तो तीनों कॉलम को विड्थ इक्वलेंट रख लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ को इक्वल रख ले। अब हमने जो विड्थ असाइन करनी है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, इसको भी डिलीट कर लिया मैंने, इसको भी डिलीट कर लिया, इसको भी डिलीट कर लिया। फर्स्ट काम जो हमने करना है कि हम इसको फिक्स विड्थ असाइन करते हैं कि जो विड्थ हम इसको असाइन करेंगे उससे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। आप कॉलम 1 को ड्रैग करें और लेफ्ट और राइट पे एक दो बार मूव करें और एक फिक्स पोजीशन पे इसको लेफ्ट कर दें, फिर से कॉलम 2 को मूव करें और एक फिक्स पोजीशन पे रख दें। अब हमने पहला टेबल कंट्रोल को फिक्स प्रॉपर्टी असाइन कर दी, अब वो मूव नहीं होगा। चेक भी कर लें कि क्या एलिमेंट न्यू ऐड करते हैं तो उसकी फिक्स पोजीशन है या नहीं। अब आप लेबल 1 ड्रैग करके ड्रॉप करें, ठीक है, सेम इस तरह से लेबल 2 ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तब इनकी विड्थ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है। जब आप ड्रैग करके उसको लेफ्ट राइट पे मूव करके एक फिक्स पोजीशन पे रख लेते हैं तो एडिटर ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि हाँ यूजर ये फिक्स विड्थ इसकी रखना चाह रहा है, तो फिर उसके बाद उसकी विड्थ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, एक लेबल मैंने टॉप पे फॉर्म के टाइटल के लिए रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया फर्स्ट नेम, फिर मैंने लेबल ले लिया मिडिल नेम। अब न्यू रो ऐड करनी है, लास्ट रो के लास्ट सेल पे जाके टैब का बटन प्रेस करें, ऑटोमेटिकली न्यू रो क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको टैग आते हैं बैक एंड पे जाए तो आप यहाँ पे टेबल के बाद TR का टैग ले लें, TR के टैग लेंगे तो डिजाइन मोड पे आ जाए, एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट हो जाएगी, उसमें कॉलम्स नहीं है, ये जो लास्ट पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो TD सजेशंस भी आपको दे रहा है, फर्स्ट कॉलम, फिर TD नेक्स्ट कॉलम, और फिर उसके बाद TD एक और कॉलम क्रिएट कर लिया। फिर डिजाइन मोड पे जाएंगे तो आपको उतने ही कॉलम क्रिएट करके दे रहा है। आज हमने कि यहाँ पे टेबल कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, यहाँ से भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, टैब बटन प्रेस करके राइट क्लिक करके तो भी इंसर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाएं तो आपको कॉलम्स के ऑप्शन मिल रहे हैं लेफ्ट और राइट, रो के ऑप्शन मिल रहे हैं अबव एंड बिलो, जस्ट सिंगल सेल राइट साइड पे या सिंगल सेल लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करना है तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। बात समझ गए यहाँ तक? क्या आपने जस्ट टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, वो ऑप्शन जैसे आप वर्ड में टेबल बना रहे होते हैं उस तरह के ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं। आपको HTML सोर्स आता था, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा फिजिबिलिटी देखते हैं, आप कहते हैं कि करंटली इस रो में जितने कॉलम है, नेक्स्ट रो बनाऊंगा तो इतने ही कॉलम ऐड होने चाहिए, तो आप लास्ट रो के लास्ट सेल पे जाके टैब का बटन प्रेस करें तो उतने ही कॉलम वो ऐड करके दे देगा। सिंकिंग उसने की हुई है। फिर नेक्स्ट लेबल मैंने यहाँ पे कंट्रोल ड्रॉप कर दिया, फिर एक लेबल कंट्रोल ले लें। अब लेबल कंट्रोल किस पर्पस के लिए यूज होता है? रन टाइम पे यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेबल कंट्रोल
प्रोवाइड रन टाइम डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। लाइक आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिखा होता है इंटर यूजर आईडी, आगे टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? लेबल आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें जब लेबल की बात करें तो यूजर को हमेशा आउटपुट ही शो कर रहा होता है। लाइक डायलॉग मैसेज जैसे आप दे रहे होते हैं तो उसकी फॉर्म में इससे आप इनपुट नहीं ले रहे होते, ये डायनामिक नहीं होता, आप इससे जस्ट यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यूजर जो अपना डेटा प्रोवाइड करेगा वो लेबल में नहीं लिखेगा। अब हमने लेबल 1 ले लिया था फॉर्म टाइटल के लिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाए। अब इस हर कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। लेबल है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी, बटन है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी, इस तरह से बाकी जो टैग्स हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज विंडो आपको राइट साइड पे मिलेगी। अगर विंडो अवेलेबल नहीं थी, व्यू के मेन्यू पे जाए, वहां से प्रॉपर्टी विंडो का जो विंडोज आपने ऑन रखनी है, सर्वर एक्सप्लोरर आपके पास होना चाहिए, डेटाबेसेस के लिए यूज होगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास होना चाहिए जिससे आप नए कंपोनेंट ऐड करेंगे। टूल बॉक्स होना चाहिए जिससे नए कंट्रोल्स आप ऐड करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपके पास प्रॉपर्टीज विंडो होनी चाहिए जिससे आप उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह की सेटिंग करेंगे। आ गया जी? नहीं, ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर देखें तो यहाँ पे कैटेगरी जो बनाई है एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, इस तरह से अपीयरेंस के हिसाब से। जैसे आप HTML के अंदर टैग लिखते हैं, मैं लिखता हूँ टेबल, टेबल एक टैग है, फिर उस टैग के अंदर हम कुछ किसकी प्रॉपर्टी सेटिंग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, बीजी कलर एक प्रॉपर्टी है, अलाइनमेंट एक प्रॉपर्टी है। अब इन कंट्रोल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेबल की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने चेंज करनी है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है, और यूजर को प्रॉपर यूजर फ्रेंडली टेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना है। आपने यहाँ पे लिख दिया यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टेक्स्ट राइट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फिर बाकी फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स वगैरह लगाने हैं तो आप यहाँ से प्रॉपर जैसे वर्ड में काम करते हैं तो वही चीजें आप यहाँ से बोल्ड ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लें, इटैलिक के ऑन कर लें। अब सोर्स कोड में जाएं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सोर्स कोड उसने जनरेट किया, ASP का टैग आ गया, लेबल कंट्रोल लिया है, लेबल का ID लेबल 1 है। जितने भी सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं वो रन सर्वर साइड पे होते हैं, तो टैग यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई रन एट सर्वर। अगर हम टेबल की बात करें तो ये सर्वर साइड कंट्रोल नहीं है, HTML का कंट्रोल है, क्लाइंट साइड पे रन होता है, तो इसमें उसने नहीं लिखा रन एट सर्वर। लेकिन जो ASP का कंट्रोल हमने ऐड किया था उन सब में वो लिख रहा है रन एट सर्वर। तो इसमें टेक्स्ट जो उसका था यूजर रजिस्ट्रेशन आ गया, फॉन्ट बोल्ड को ट्रू किया हुआ है, इटैलिक को ट्रू किया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी, इस टैग की प्रॉपर्टीज है। लेबल का टैग था, ये उसकी प्रॉपर्टीज थी सारी। फिर वापस मैंने डिजाइन मोड पे आ गया कि फर्स्ट हमने रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे मैनेज कर लिया, उसके बाद लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 अप टू सो ऑन है। अब फॉर्म जो क्रिएट करना है मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लेबल्स को सिलेक्ट करके सोर्स से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में मैं लिख दिया इंटर फर्स्ट नेम, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मिडिल नेम, फिर मैंने लिख दिया लास्ट नेम। डिजाइन मोड पे आ जाए तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉपर ईमेल, प्रॉपर्टीज को पिन कर लेता हूँ, ईमेल राइट कर लिया। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे NIC नंबर, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिख दिया इंटर एड्रेस। अब देखिए पहले मैं लेबल्स कंट्रोल को यूज कर रहा था, यहाँ तक जितने भी रो थे सब में मैंने प्रॉपर लेबल यूज किए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट में राइट कर रहा हूँ लाइक HTML हम बगैर लेबल के काम भी कर सकते हैं, हम खुद कॉलम के अंदर खुद टेक्स्ट राइट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटर एड्रेस, ठीक है, उसका इश्यू नहीं है। जब आप कोडिंग के थ्रू किसी चीज को इनेबल डिसेबल कर रहे हैं, लेबल्स हैं
तो हम कंडीशन लगा के लेबल 1 को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ आप टी के अंदर जाएंगे तो वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप मैनेजमेंट करेंगे, मैं कहता हूँ इस एड्रेस को ड्रैग करें और यहाँ पे ले जाएं या इस लोकेशन पे रख दें। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, आप इसको ड्रैग करेंगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ड्रैग हो रहा है। अनडू करता हूँ, जब यहाँ पे काम करेंगे तो ये एक सेपरेट वर्ड है, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं था, इंटर वहां पे रह गया, एड्रेस मूव हो रहा है। तो आपके पास सिंगल यूनिट, एक सिंगल एंटिटी के लिए हम लेबल्स को यूज करते हैं, और मोस्टली जब आप यूज करते हैं तो लेबल पे ही काम करते हैं, लेबल के थ्रू फॉर्म डिजाइन करते हैं। डायरेक्टली आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट एफर्ट इसको नहीं समझा जाता। फिर टैब प्रेस कर लिया, मैंने लिख दिया वेब यूआरएल। अब इसमें जो इनपुट प्रोवाइड करनी है उसके लिए, जैसे आप HTML में फॉर्म का टैग देखते हैं और फॉर्म के कुछ एलिमेंट होते हैं, फॉर्म के नेम का टैग ही होता है। एलिमेंट आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आप राइट कर लेते हैं, बटन है, रेडियो बटन है, सिलेक्ट का टैग होता है, नंबर ऑफ आपके कंट्रोल्स हैं, तो आपने देख के आने साथ, तो वही सारे कंट्रोल यहाँ पे स्टैंडर्ड में अवेलेबल है। अब डेटा प्रोवाइड करना है, टेक्स्ट बॉक्सेस पे आ जाए। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने फर्स्ट नेम के लिए ड्रॉप कर लिया, फिर टेक्स्ट बॉक्स मिडिल नेम के लिए, फिर टेक्स्ट बॉक्स लास्ट नेम के लिए, फिर एक यहाँ पे रो ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट, इसको अबाउ कर लिया मैंने, इधर मैंने रख दिया जेंडर। अब जेंडर के लिए रेडियो बटन भी यूज कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट का टैग होता है HTML के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल्स में अवेलेबल होगी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। फिर इसको मैंने एडिट आइटम पे जाए, वहां पे सिलेक्ट का टैग, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस का टैग होता है, ऑप्शंस में आप ऑप्शन मेंशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप बाउंडेड एलिमेंट ऐड करेंगे। एलिमेंट इंडेक्स 0 पे ऐड किया हमने, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्सिंग मोस्टली स्टार्ट 0 से ही हम करते हैं, तो यहाँ पे भी आइटम 1 इंडेक्स नंबर 0, आइटम 2 इंडेक्स नंबर 1, आइटम 3 इंडेक्स नंबर 2 पे आ गए। अब इसमें यूजर को जो टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। एक ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट का, एक ऑप्शन मिल रहा है वैल्यू का। जब आप डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं तो आप ये चीज देखते हैं कि डेटाबेस प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन भी हो रही हो। जैसे मैं फ्रंट एंड पे यूजर को नेम शो करता हूँ मेल, अब मैं कहता हूँ कि जब डेटाबेस में स्टोरेज की बारी आएगी, मैंने नेक्स्ट रो पे क्लिक किया है तो उसने वही मेल डुप्लीकेट करके वैल्यू में भी डाल दिया है। मैं कहता हूँ यूजर को विजिबल मेल होना चाहिए, लेकिन जब डेटाबेस में स्टोरेज होगी तो एम स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें फायदा ही होगा कि आप जब मेल स्टोर करेंगे तो 4 बाइट रिजर्व होंगे, जब एम स्टोर करेंगे तो 1 बाइट रिजर्व होगा, तो मेमोरी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। जब आप सर्वर पे वेब की होस्टिंग लेते हैं तो आपको फाइल के लिए तो होस्टिंग की स्पेस ज़्यादा मिलती है, लेकिन डेटाबेस का जो साइज होता है वो केबीज में आपको होस्टिंग की स्पेस दे रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे टेक्स्ट में मेल लिखा था और बैक एंड पे सिंपल एम लिख दिया। फिर सेम नेक्स्ट पे चले जाए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे रिमूव करके FM लिख दिया। अब इसमें फर्स्ट टू तो यहाँ पे सेंस बन रहा है कि हाँ मेल लिखा है, फीमेल लिखा है, थर्ड में क्या लिखेंगे आप लोग तो अदर ही कहेंगे। अब जब आप सिलेक्शंस की बात करते हैं, जहाँ पे भी सिलेक्टेड चीजें हो तो आपने डिफॉल्ट यूजर पे नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑप्शन उसको देना है कि हाँ पहले वो खुद सिलेक्ट कर रहा हो। अगर हम मोस्टली देखते हैं डिफॉल्ट जगहों पे मेल लिखा हुआ होता है, तो अक्सर लोग जब अकाउंट बनाते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट ही कर रहे होते हैं, तो मेल ही चला जाता है, ठीक है। अब इस लिस्ट को मैं यहाँ से मूव अप कर लेता हूँ कि फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। देन वो सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर लिया, फिर इसमें ईमेल एड्रेस आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स लेने, फिर उसके बाद NIC है, टेक्स्ट बॉक्स ले लें, फिर नेक्स्ट आपके पास इंटर एड्रेस है, तो एड्रेस यहाँ से। अब उसके लिए नेक्स्ट वेब URL है, उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ले लें। अब नेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट,
कि आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें किस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना है। एक तो है कि आप लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड करें। एक ऑप्शन ही हो सकता है कि आपके पास जो लिस्ट गिवन होगी उसमें से सिंगल डिपार्टमेंट सिलेक्ट हो सकता है, फिर तो आप इसको यूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट को या फिर रेडियो बटन को। दूसरा ये ऑप्शन है कि जैसे आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया, अगर इसमें एडमिशन नहीं होता नेक्स्ट प्रायोरिटी आप दूसरा डिपार्टमेंट बता देते हैं, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी आप तीसरा डिपार्टमेंट बता देते हैं। मेरिट लिस्ट बनती है, फर्स्ट में नाम नहीं आ रहा, सेकंड में आपका नाम चेक कर लेते हैं, हाँ क्या इसका मेरिट इस डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें एडमिशन ले सकता है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट जो यूज करूंगा, चेक लिस्ट बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें भी बाउंडेड एलिमेंट ऐड करने हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर लें। अब इसमें इनिशियल एलिमेंट आपने ये नहीं प्रोवाइड करना कि हाँ सिलेक्ट करें, बल्कि प्रॉपर आपने डिपार्टमेंट्स के नेम लिख दिया। मैंने आईटी लिख दिया, मैनेजमेंट लिख दें, आईआर राइट कर दें, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके कर लें, तो चेक लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। लाइक जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप एडमिशन के वक्त उससे पूछ लेते हैं हाँ हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, या कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो चेक कर लें। तो मल्टीपल ऑप्शन आप चेक कर लेते हैं, ऑप्शनल भी रख सकते हैं, नहीं भी फिल करते। फिर लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू सामने आता है, बहुत सारे एलिमेंट उनके पास होते हैं, अगर हम ये कंडीशन लगा लें कि सिलेक्शन एक ही होगी तो फिर तो सेल ही नहीं होनी, फिर या तो हमें बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन होती है, लाइक कोर्स के अंदर इनरोलमेंट जब आप कर रहे होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, कुछ तो वो कोर्सेज हैं जो वो सारे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आप या तो इम्प्रूव कर रहे होते हैं या फिर उनको रीटेक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, तो उसके लिए आपने चेक लिस्ट बॉक्स को यूज किया। फिर टैब प्रेस कर लिया मैंने, नेक्स्ट में कर लेता हूँ अपलोड रिज्यूम, कि अगर आप अपनी सीवी या रिज्यूम अपलोड करना चाहेंगे तो उसके लिए फाइल अपलोडर का कंट्रोल होता है HTML के अंदर भी, तो यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। फाइल अपलोड कंट्रोल, अगर आप कोई भी फाइल सेंड करना चाहते हैं सर्वर पे, चाहे वो मीडिया की फाइल है, किसी भी कैटेगरी की फाइल है, उसके ऊपर भी फिल्टर कंडीशन आप लगा सकते हैं। फिर टैब प्रेस कर लिया मैंने, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स रख लें, सिंगल चेक बॉक्स, कि जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर ये फॉर्म सर्वर पे सबमिट होना चाहिए। जी वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक बटन होता है, लिंक लेबल, ठीक है, लिंक लेबल ले लें आप। जो जो टर्म एंड कंडीशन है, हाइपरलिंक का ऑप्शन भी होता है, लिंक लेबल भी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। क्या वो पहले रीड करे टर्म एंड कंडीशन, देन वो उस पर क्लिक कर ले, वो तो मैंने जस्ट चेक बॉक्स के लिए एक एक्सेप्टेंस के लिए आ गया। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल ऐड कर लिया। प्रॉपर्टीज पे आ जाए, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे सबमिट। अब फर्स्ट हमने डिस्क्रिप्टिव वैल्यू के लिए लेबल लिए, देन हमने सर्वर साइड कंट्रोल लिए, और लास्ट नंबर पे हमने इस फॉर्म की वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन से पहले इसको रन करके व्यू कर लें, राइट क्लिक सेट एज अ स्टार्ट पेज कर लें, इसको डिबग के मेन्यू पे जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग कर लें। इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर एज अ लोकल होस्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है। बॉटम पे नोटिफिकेशन एरिया में इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर एक्सप्रेस वर्जन वर्किंग कर रहा है। पेज का यूआरएल भेजेगा उस लोकल होस्ट की तरफ, वेटिंग फॉर लोकल होस्ट बॉटम पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपका पेज यहाँ पे लोड हो जाएगा। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 58012 यूज हो रही है, लॉजिकल पोर्ट है, फिजिकल पोर्ट यूज नहीं हो रही। पेज का नेम ये है, एक्सटेंशन उसकी है। अब इसमें जब आप किसी भी कंट्रोल को फिल नहीं करते, आप सबमिट पे क्लिक करें, आपने फॉर्म के टॉप को चेक करना है, यहाँ से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी,
फॉर्म फिल ही नहीं किया, सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है। तो हम इसको ये चेक करना चाहते हैं कि सर्वर पे रिक्वेस्ट उस वक्त जाए जब ये कंट्रोल्स फिल होने चाहिए। एक काम तो ये है कि आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग के थ्रू कंडीशन लगाएं। इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो वो इधर मैसेज दे दे इंटर फर्स्ट नेम। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो इधर मैसेज दे दे इंटर मिडिल नेम। इस पे पहले कंडीशन लगा लेते हैं। अब कंडीशंस के लिए जितने भी कंट्रोल्स थे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की थी हमने, और ये जितने कंट्रोल्स हैं इनकी आईडी की प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे। अब इनके नेम मीनिंगफुल रखने आपने। टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो प्रीफिक्स स्टैंडर्ड txt लगा दें, या फिर अक्सर text कैपिटल में भी आप राइट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम है एफ नेम मैंने लिख दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, txt एम नेम आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास txt लास्ट नेम। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है तो इसको नाम मैंने drp रख दिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जेंडर। इसको रख लिया txt ईमेल, इसका नेम रख लिया txt nic, txt एड्रेस, इसका नाम txt वेब url। फिर ये चेक बॉक्सेस आ गए, चेक बॉक्स लिस्ट chkl, और इसको मैंने रख दिया डिपार्टमेंट। फाइल अपलोड 1 है तो एक ही कंट्रोल है, इसको नाम ना भी दे तो कोई इशू नहीं है। जहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रोल होते हैं नेमिंग की जरूरत पड़ती है। chk एग्रीमेंट रख दें। अब इसमें एक था कि आप प्रॉपर खुद कंडीशन लगाएं। मैं इसका विड्थ डिक्रीज करता हूँ, यहाँ पे कुछ लेबल में खुद ऐड करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप कर ले रनिंग को, कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाएंगे। डिबगिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज है, टूल बॉक्सेस है, इनको वो इनेबल नहीं करता, डिसेबल कर लेता है। अब लेबल एक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करने के लिए, एक लेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। इस लेबल को प्रॉपर नेम, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, आईडी की प्रॉपर्टी पे जाएं। यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी थी लेबल्स को, यहाँ पे हम प्रॉपर इसको आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने कोडिंग में इसको यूज करना है। मैंने इसका नाम lbl मैसेज 1 रख दिया मैंने, इस पे क्लिक करें, इसका नाम मैंने रख दिया lbl मैसेज 2, और फिर डिबगिंग स्टार्ट कर लें। पहली बात तो ये देखनी है आपने कि जो मैसेजेस होते हैं ये पहले से विजिबल नहीं होते। जब यूजर वो कंडीशन मैच नहीं कर रहा, देखिए लेबल 1 पहले से आ रहा है। होना ये चाहिए कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते, इधर क्लिक करें तो तब ये इनेबल होने चाहिए, पहले से विजिबल नहीं होने चाहिए। स्टॉप कर लें, इसका भी टेक्स्ट एम्प्टी कर दें। अब सिंपल लिखा हुआ गया lbl मैसेज, इसका भी टेक्स्ट एम्प्टी कर दें, इसमें भी लिखा हुआ गया lbl मैसेज। अब डिबगिंग स्टार्ट कर लें स्टॉप करके। अब उसमें जो लेबल कंट्रोल थे वो वहां पे विजिबल नहीं होंगे। सोर्स कोड के अंदर आपको इस तरह से अवेलेबल थे, ब्रैकेट्स के अंदर lbl मैसेज 1 मैसेज 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं आ रहे। हमने ये काम करना था कि जब ये बॉक्सेस फिल नहीं होते 1 और 2, क्लिक करें तो यूजर इधर उसको वैलिडेशन मिलनी चाहिए कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस आप फिल करें। स्टॉप कर लें, कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाएंगे, इस पे डबल क्लिक कर लिया सबमिट के बटन के ऊपर। जब सबमिट किया तो इससे पहले जो हम कंट्रोल्स ऐड कर रहे थे HTML कोड अवेलेबल था। अब जब यहाँ पे क्लिक किया तो आपको C# का कोड प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटेक्टेड आ गया एक्सेस स्पेसिफायर, वाइड रिटर्न टाइप, बटन 1, बटन का नेम, कंट्रोल का नेम। फंक्शन जब बन रहा है तो अंडरस्कोर क्लिक इवेंट आ गया उसका। फंक्शन का नेम है बटन 1 क्लिक इवेंट, क्लिक उसका इवेंट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आर्गुमेंट भेज सकते हैं या इवेंट्स के थ्रू आर्गुमेंट्स आप भेज सकते हैं। अब मैं इस बॉक्स में आ जाता हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ कंडीशन txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू है, तो डबल कोटेशन में आप स्ट्रिंग का कंपैरिजन करेंगे कि अगर उसके पास नल वैल्यू है तो आप यहाँ पे लेबल 1 के अंदर lbl मैसेज 1
डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इंटर फर्स्ट नेम। अब आपने एक कंडीशन लगा दी, उसके बाद सेकंड पे आपने ये चेक करना है कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा। इसको मैंने एल्स इफ नहीं लगाया क्योंकि दो ही मैंने रखे हुए थे। जब दो कंडीशन है तो फिर आप इफ और एल्स लगा दें। मैंने लिख दिया लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इंटर मिडल नेम। अब इसमें सॉरी इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने कहा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आप ये मैसेज दे दें, नहीं हो रही है तो ये मैसेज दे दें। अब उसमें इशू ये था कि इतने नंबर ऑफ कंट्रोल हैं। अब ये जब फिल नहीं होगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली ये वाला आ ही जाएगा। तो जब आपके पास नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा हो, टू और मोर हो, तो फिर आप एल्स और इफ भी लगाएंगे साथ कि कंडीशन txt मिडल नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है और डबल कोटेशन आप स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये मैसेज दे देना। अब इसको चेक कर लें, यहां तक टेस्ट करें इसको। एल्स नहीं लगाया कोई एरर नहीं देगा, इफ लगाया एल्स इफ लगाया एल्स नहीं लगाया। अब आप क्लिक कर लें इस पे, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है, वो नेक्स्ट पे जा ही नहीं रहा। अगर हम इंडिपेंडेंट सारे इफ लगाते तो फिर आपको एक ही साथ फर्स्ट का भी मैसेज मिलता, नेक्स्ट का मैसेज भी मिलता। आप मिनिमाइज करें, स्टॉप कर लें इसको। आपने पहली भी इफ कंडीशन लगा दी और दूसरी भी इफ कंडीशन लगा दी है। जब आप इफ के ग्रुप बना लेते हैं तो हर एक इफ इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे के साथ ग्रुप में नहीं है। जब कंपाइलर चेकिंग करेगा तो लीनियरली हर एक की चेकिंग करेगा, वो किसी एक को नहीं व्यू करेगा। दोनों मैसेजेस आ गए। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन के ऊपर। जब यही काम हम कंसोल प्रोग्रामिंग में करते हैं, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इफ जब हम यूज करते हैं हमारे कंपाइलर का टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है तब भी वो कंडीशन 2 को चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी नीड ही यही थी कि कंडीशन 1 भी चेक करे, पैरेलल में कंडीशन 2 भी चेक करे और कंडीशन एन तक वो चेकिंग करे। हमने जब एल्स इफ का ब्लॉक बना लिया था तो फिर वो देख रहा था ग्रुप में कंडीशन 1 ट्रू हो गई है तो 2 पे नहीं जाएगा। और अगर n नंबर ऑफ कंडीशन थी, एक कंडीशन जब फॉल्स होगी तब वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर वो जब फॉल्स होगी तब वो नेक्स्ट पे जाएगा। तो उस वजह से हमने कह दिया कि यहाँ पे हमें जरूरत जो पड़ेंगे वो इफ यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब इसका एक आसान सोल्यूशन, ये तो हमारे पास कंडीशन लिखते लिखते तो इतने ज्यादा, अगर फॉर्म पे हमारे पास 10-15 कंट्रोल है फिर तो बहुत ज्यादा कंडीशन लगेंगी। अब इसका इजी सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट हमने थर्ड जो चीज यूज करनी है यहाँ पे वो वैलिडेशन कंट्रोल यूज करने हैं। हमने यूज जो करने हैं यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल को यूज करने हैं। दो चीजें आप पढ़ते हैं, एक वेरिफिकेशन और एक वैलिडेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन टास्क सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद आप वेरीफाई कर लेते हैं। वैलिडेट साथ साथ चेक करें इसको कि वैलिड डेटा इंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वैलिड एंट्रीज है तो देन आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते जाए जी। अब अपने सर्वर का वर्कलोड भी थोड़ा सा वो करना है कि रिक्वेस्ट सर्वर पे उस वक्त जाएगी जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को, नंबर 1 जो हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को कि कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, मिडिल नेम मे बी नाउ, लास्ट नेम रिक्वायर्ड है। अब आप वेब पे देखते हैं जब एससीआई आप पढ़ते हैं वहां बताया जाता है कि इंटरफेसेस यूजर फ्रेंडली बनाने हैं, तो ये स्टैटिक सिंबल लगा दिया जाता है कि जिसके साथ स्टैटिक सिंबल होगा तो वो मतलब वो मैंडेटरी फील्ड है। बाद वक्त नहीं भी लिखा हुआ था, लेकिन जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो इस साइड पे स्टैटिक बने हुए आ जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जेंडर की सिलेक्शन मैंडेटरी है क्योंकि स्पेसिफाइड होगा। ईमेल एड्रेस जब आप वेबसाइट पे एंट्री या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ईमेल तो मैंडेटरी आ गया। स्टूडेंट है मे बी एड्रेस मैंडेटरी कर दें इसको, वेब यूआरएल ऑप्शनल कर दें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट
मैंडेटरी रख दें कि एक डिपार्टमेंट लाजमी सिलेक्ट होना चाहिए, सीवी मैंडेटरी रख दिया, टर्म एंड कंडीशन आपने रख दी। अब इसके लिए ये जो लेबल थे मेरे पास, मैं लेबल ये भी डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट करता हूँ, इन पे कोड भी किया हुआ बैक एंड पे। आप डिबगिंग स्टार्ट करें। साथ में क्या कर रहे हैं इधर देखो। अब जब आपने कंट्रोल डिलीट कर लिया, बैक एंड पे कोड एग्जिस्ट कर रहा था, कहते हैं कि देयर वाज बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू रन लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। ये साथ साथ एक्सी बना रहा होता है, लास्ट टाइम ये वेबसाइट ठीक चल रही थी, अगर आप वो वर्जन चलाना चाहते हैं यस कर लें। क्यों कि इसमें अभी एरर आ रहे हैं, पहले ठीक चल रही थी, तो मैंने इसको नो करना है कि हमें बताएं एरर कौन से। देखिए CS0103 कोड आ गया, CS0103 द नेम लेबल मैसेज डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कंटेक्स्ट। आपने एक लेबल 1 डिलीट किया था मैसेज वाला, वो करंट कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये भी करंट कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डबल क्लिक कर लें इस पे तो आपको उस कोड पे ले जाएगा। ठीक है, एरर से बचने के लिए कि आप इसको भी कमेंट आउट कर दें, इसको भी कमेंट आउट कर दें। जो कोड कमेंट कर देंगे कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, जो वाइट स्पेसेस होती हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो आप वो दोबारा से डिबगिंग कर लें, दोबारा डायरेक्टरीज क्रिएट करेगा और आपको रन करके वेबसाइट दे देगा। ठीक है, अब हमने वैलिडेशन अप्लाई करनी थी, तो ये जो थर्ड हमने कॉलम लिया था, इसमें वैलिडेटर कंट्रोल हमने ऐड करने हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पे आ जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे लेबल, जो जो रिक्वायर्ड कंट्रोल थे, फिर मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फिर मैंने जेंडर, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे अच्छा इसमें एक दो कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट, इसमें मैंने रख दिया पासवर्ड और दूसरा मैंने रख दिया कंफर्म। पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, स्टैंडर्ड पे जाएं और कंफर्म पासवर्ड के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लें। अब एक तो यह है कि दोनों रिक्वायर्ड होंगे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों मैंडेटरी है, और फिर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी करना है कि पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 जो है दोनों मैच होने चाहिए। तो उसके लिए पहला हम यूज करेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस पे भी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज कर लें। अब नेक्स्ट हमने कंपेयर वैलिडेटर को यूज करना है, लेकिन पहले इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। जितने भी एरर मैसेजेस होते हैं इनको एक ही साथ कंट्रोल से सिलेक्शन कर लें, ताकि जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है वो एक साथ चेंज करेंगे। कंट्रोल प्रेस रखें और नेक्स्ट कंट्रोल पे आप क्लिक करते जाएं, आपने सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया। प्रॉपर्टीज पे जाएं, प्रॉपर्टीज पिन कर ली मैंने, एरर मैसेज लिखा हुआ है, देखें यूजर को लेफ्ट साइड पे मैसेज हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटर फर्स्ट नेम, इंटर मिडिल नेम, इंटर लास्ट नेम, तो फिर डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाज़ों का जब NIC नंबर आप लिखते हैं, गलत लिखते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है कि विदाउट डैशेस होना चाहिए, या एग्जाम्पल दी हुई आ जाती है। अब मैं कहता हूँ कि हमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत हो। तो मैं कहता हूँ एरर मैसेज सबके लिए स्टैटिक होना चाहिए, सबके लिए स्टैटिक होना चाहिए। इंटर करें तो सब पे स्टैटिक आ जाएगा। उसके बाद एरर मैसेज का 4 कलर पिक भी कर सकते हैं सिलेक्टर लेके यहाँ से स्क्रीन से भी। और दूसरा यह है कि कलर कोड, जब आप कलर क्रिएट करते हैं तो 3 प्राइमरी गन यूज होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आप रेड कलर रखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ 256 55 आस्की वैल्यू आ गई, रेड ऑन होगा, ये 00 और ब्लू भी जो है वो 00। अब कलर कोड आप यहाँ से खुद भी असाइन करके कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू, कस्टम पे जाएं तो कस्टम कोड भी आप यहाँ से देखें, यू सैचुरेशन और लेमोनेस आ जाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू आ जाता है। तो आप यहाँ से चेंज करें तो वैल्यूज आपके पास इस लिस्ट में आ रही हैं। कैंसिल कर लिया इसको मैंने, यहाँ से लिस्ट में से कोई भी सिंपल कलर, आपने रेड कलर मैंने रख दिया एरर मैसेज के लिए। फिर बोल्ड स्टाइल था, यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाए,
फॉन्ट में से बोल्ड को ट्रू कर लें और फॉन्ट साइज में यहाँ पे जो लिस्ट मिल रही है स्मॉलर, लार्जर, एक्सेस स्मॉल। अब आप पॉइंट्स में काम कर रहे होते हैं, वर्ड में भी जब काम करते हैं तो अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 14 पॉइंट्स। डिफॉल्ट इसकी जो यूनिट है वो पॉइंट्स ही आते हैं, ठीक है। तो आपने पॉइंट्स में यहाँ पे, और यहाँ से अगर रखना चाहेंगे तो उससे आइडिया नहीं होगा कि उसका फॉन्ट साइज होगा कितना। पहले आप देखेंगे यहाँ स्मॉलर कितना होता है, लार्जर कितना है, नेक्स्ट कितना है, तो आप पॉइंट्स में यहाँ से वैल्यू मेंशन कर। अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो चेंज की है, फॉर कलर प्रॉपर्टी चेंज की है, एरर मैसेज की प्रॉपर्टी चेंज की है, वैलिडेशन अभी लिंकिंग नहीं की है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको सर्वर पे जब ये पेज एग्जीक्यूट होगा तो आपको एक और एरर दे देगा। यहाँ पे पहले जब हमने कंट्रोल डिलीट किए थे कंपाइलर में ही एरर आ गए थे, अभी जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो जब ब्राउजर में पेज पहुंचा तब एरर आया यहाँ पे। अब लाइक इंटरप्रेटर सिर्फ एक एरर आ रहा है, द कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1 कैन नॉट बी ब्लैंक। वैलिडेटर 1 ऐड किया है तो ये किस कंट्रोल को वैलिडेट करेगा, वैलिडेटर 2 ऐड किया है तो ये किस कंट्रोल को वैलिडेट करेगा। हालांकि सिर्फ इसने एक को चेक किया है, एक को करेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। तो ये लीनियरली 1 बाय 1 चीजों को चेक करता है, जैसे इंटरप्रेटर की एग्जांपल दी जाती है। अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसकी कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी कहाँ पे, ये कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए कि इसने txt फर्स्ट नेम को चेक करना है। यहाँ पे क्लिक कर ले, लिस्ट में जितने लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं वो आ जाएंगे। फर्स्ट नेम को चेक करना था तो फर्स्ट नेम के साथ बाइंड कर दिया। नेक्स्ट इसने लास्ट नेम था, इसको कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी और इसको लास्ट नेम। जेंडर के लिए आ गया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो drp जेंडर। उसके बाद ईमेल एड्रेस है तो txt ईमेल, इसीलिए आइडेंटिफायर के नेम आपने प्रॉपर रखने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एड्रेस तो txt एड्रेस। फिर इसके बाद पासवर्ड, सॉरी इनको नेम नहीं दिए अभी, टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 आ रहा है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे जाएं, इनको प्रॉपर आईडी txt पासवर्ड और नेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको txt सी पासवर्ड। अभी इसको पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं किया, जस्ट मैंने, फिर इसको कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, txt पासवर्ड, नहीं लास्ट पे सी पासवर्ड था टॉप पे, ठीक है। इसको सी पासवर्ड कर दें, इसको चेक बॉक्स के साथ वैलिडेट कर दें, क्या नाम रखा था जी, ch के, सॉरी। अब जब चेक बॉक्स की लिस्ट बनाते हैं वहाँ पे ऑप्शनल इम्प्लीमेंटेशन भी होती है कि अगर हम कोई सर्विस यूज नहीं करना चाहते, किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो फिर ऑप्शन आपने यहाँ पे देनी है कि इसके साथ वैलिडेटर अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कर लें, सबको एक साथ बाइंड कर लिया, दोबारा से एग्जीक्यूट कर लें।
इसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह के कोई एरर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये सारे जो कंट्रोल आप चेक कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट जो यूज़ करना है वो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के लिए कंपेयर वैलिडेटर पे आ जाएं, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर लें यहाँ पे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में जब इन दोनों को कंपेयर करना है, सबसे पहले कंपेयर मैसेज आपने क्या प्रोवाइड करना है। मैसेज मैंने लिख दिया पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ये मैसेज दे दिया आपने। 4 कलर रेड कर लें, यहाँ पे खुद टाइप भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं और कलर सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक है कंट्रोल टू कंपेयर और एक है कंट्रोल टू वैलिडेट। अब वैलिडेट कौन से कंट्रोल को करना है, कंफर्म वाले को करना है। कंपैरिजन किसके साथ करना है, जो प्रीवियस हमारे पास पासवर्ड वाला था। कंट्रोल टू कंपेयर में यहाँ से पासवर्ड के साथ कंपेयर करेंगे और वैलिडेशन जो हम करेंगे वो कंफर्म पासवर्ड की करेंगे। दो वैल्यूज आपने बता दी, पहली एरर मैसेज कंपैरिजन में दे दिया, दूसरे नंबर पे किस कंट्रोल को कंपेयर करेंगे और कौन से वाले को वैलिडेट करेंगे। इसमें प्रॉपर आप पीसी में ASP वेबसाइट क्रिएट कर लें तो उसमें स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना हुआ होगा, इस वजह से एरर नहीं देगा फिर साथ, नहीं तो जावास्क्रिप्ट फाइल इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसमें एक और जो कंपैरिजन आप करते हैं, इसके साथ एक आ जाता है समरी वैलिडेटर, वैलिडेशन समरी। अक्सर होता है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं तो आपको लास्ट पे जाके चेकिंग करनी पड़ती है। उसमें लास्ट में आप इनको 1 बाय 1 ऐड ना करें, बल्कि लास्ट में जस्ट एक समरी कंट्रोल ऐड कर लें। जितने भी कंट्रोल फिल नहीं होते हैं, जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो वहाँ पे ही बता दें कि ये वैल्यूज आपने फिल नहीं की हैं, तो उसके लिए समरी वैलिडेटर यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक करें, आगे फिर इस पर लॉगिन और बाकी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टास्क हमने परफॉर्म करना है वो प्रॉपर यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट जो टास्क था लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन में जस्ट ये किया था कि हमने क्यूरी लगाई थी, टेबल बनाया था और उसमें रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस चेक करके कंपैरिजन करके उसको लॉगिन करवा दिया था। फिर लॉगिन पे जो टेक्निकली काम होते हैं वो सेशंस का काम यूज़ होता है, कुकीज़ वगैरह के काम यूज़ होते हैं। सेशंस पे काम आपको नहीं करवाया क्योंकि बाकी रिलेटेड टास्क इतने ज़्यादा हैं कि आप डायरेक्ट उन पे चले जाएंगे डेप्थ में, तो फिर ये चीज़ें रह जाएंगी। कंप्लीट हो जाए तो फिर सेशन और कुकीज़ पे भी काम करवा दूँगा। अब इसमें न्यू वेबसाइट फाइल पे आ जाएं, न्यू वेबसाइट क्रिएट कर लें। जिन लोगों ने अभी तक काम नहीं किया तो स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं। फ्लो बता देता हूँ काम क्या क्या करना है। न्यू वेबसाइट में लैंग्वेज C# रखनी है, उसके बाद ASP.NET वेबसाइट, फिर स्टोर करना है, इसको प्रॉपर लोकेशन असाइन कर दी तो मैंने डेस्कटॉप, और फिर वेब को प्रॉपर नेम असाइन कर दें, वेबसाइट आस्ट वेब नाम दे दिया मैंने। फिर इसके बाद ओके कर लें। कोशिश किया करें कि अदर डायरेक्टरी स्टोर करें ताकि अगर कोई इशू आ जाता है तो आप डेटा सेव होना चाहिए। ठीक है, फिर वर्क जब आपके पास फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पेज लोड हो जाएगा, अब आपने फ़र्स्ट काम ये करना है डेटाबेसेस ऐड करनी है। एक बार डेटाबेस ऐड कर लें तो वापस बार बार नहीं आपने एंट्री करनी है कि आप नई डेटाबेस बनाएं, जस्ट एक बार आपने डेटाबेस बना लेनी है। राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा, वहाँ पे वेब के नेम पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम पे चले जाएं। ऐड न्यू आइटम में से आपने SQL सर्वर डेटाबेस ऐड करनी है। यहाँ पे SQL सर्वर डेटाबेस को प्रॉपर नेम देना है, एक्सटेंशन .mdf भी रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल। DB को नाम में रख देता हूँ आस्ट DB,
उसके बाद इसको ऐड कर लें। ऐड करने पे एक डायलॉग में वार्निंग आपको देगा, ये फ़ाइल एक स्पेशल कैटेगरी की फ़ाइल है ASP.NET के अंदर, इसको प्लेस करें ऐप डेटा के फ़ोल्डर में। सामने राइट साइड पे देखें ऐप डेटा का फ़ोल्डर बना हुआ है, फ़ोल्डर में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको येस करके उस फोल्डर में प्लेस कर देगा ये। जब आप MDF फाइल बनाते हैं तो MDF फाइल के साथ एक आपके पास लॉग फाइल भी आ जाएगी। अब ये SQL सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, SQL सर्वर एक्सप्रेस वर्जन इसके साथ यूज़ हो रहा है। तो अगर सेपरेटली यूज़ करते हैं तो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को आप यूज़ कर सकते हैं, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को आप साथ यूज़ कर सकते हैं। अब डेटाबेस के लिए लेफ़्ट साइड पे देखें तो सर्वर एक्सप्लोरर लोड हो गया, टॉप पे AskDB और क्रॉस का सिंबल बना हुआ आ रहा है। डबल क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं यहाँ से, तो इसके साथ स्विच का सिंबल एक जनरल सा बना हुआ आ रहा है यहाँ पे कि डेटाबेस इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया आपने। कंपोनेंट बनाना है, टेबल राइट क्लिक कर ले, ऐड न्यू टेबल। अब यूज़र साइन अप पे रजिस्ट्रेशन पे काम करना है, डेटा सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल करें तो लोडिंग सरफेस आ जाएगा 2010 2008। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उनमें लोडिंग सरफेस में क्यूरी पैनल आपके पास ये क्यूरी मोड नहीं आता था, जस्ट ये कि आपके पास लोड होता था। अब इनके अंदर आपके पास साथ ही यहाँ पे क्यूरी मोड भी आ जाता है कि आप कमांड लिखना चाहते हैं, अगर SQL के थ्रू टेबल बनाने आते हैं तो आप इसे आप कमांड लिखें, उससे भी आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें कॉलम स्पेसिफाई करने हैं, तो आप पहले देख लेंगे कि मैं साइन अप पेज बना रहा हूँ तो कौन सी वेबसाइट की तरह का होगा। फेसबुक की तरह होगा तो उसके एट्रीब्यूट मेंशन करें, याहू की तरह का बनाना है तो उसके एट्रीब्यूट सारे मेंशन करें। फिर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपने एडमिशन सिस्टम के लिए फॉर्म प्रॉपर बनाना होगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र ID। अगर आप सिर्फ यूज़र लिख लेंगे तो यूज़र डेटाबेसेस के अंदर कीवर्ड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में। मासूम शाह ज़रा इधर ही, ठीक है। यूज़र _ID मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यूज़र की ID बाद वेबसाइट्स में होता है कि आप जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस होता है उसको ही ID बना रहे होते हैं, लेकिन बाद वेबसाइट में होता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो सिर्फ रिकवरी पर्पज़ के लिए या अदर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ID सेपरेटली रखा जाता है। फिर बाद जगहों पे यूनिक आइडेंटिफायर लगा दिए जाते हैं, लाइक फेसबुक पे जब आप एक पिक्चर अपलोड करते हैं, एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो जब डाउनलोड करते हैं एक पूरा यूनिक URL बना हुआ आ जाता है, यूनिक नेम लिखा हुआ होता है। अब उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, वो अब यूज़र नेम वो नहीं रख रहा होता, वो नेम जो होते हैं वो यूनिकली जनरेट हो जाता है सिस्टम के थ्रू। तो आपने रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि ID होगा तो उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी। अब डेटा टाइप के लिए इंटीजर है, करैक्टर है, फ्लोट है, डेसिमल है, वो सारी डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं कहता हूँ कि ID अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, नंबर भी होंगे, कोई स्पेशल सिंबल भी यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए एक तो करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, करैक्टर एरे यूज़ कर रहे हैं 10 साइज़ का, तो 10 में तो हर बंदे की ID स्टोर नहीं हो सकती, लेंथी नेम भी होते हैं, तो फिर आपने वेरिएशन के लिए कर देना है कि साइज़ भी ज़्यादा कर लें। फिर जब देखा जाता है कि हम करैक्टर डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो उसको फिक्स लेंथ डेटा टाइप कहा जाता है। अगर आप ये यूज़ करेंगे, आप साइज़ रख लेते हैं 35 या 30। मैं एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करता हूँ ali@live.com, अली 3 कैरेक्टर @ और फिर live.com एटलीस्ट 9 और 10 कैरेक्टर आ रहे हैं। हमने लेंथ 30 रखी हुई है, बाकी 20 कैरेक्टर जो होंगे वो भी रिजर्व रहेंगे। तो अब मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए फिर डायनेमिक डेटा टाइप्स इंट्रोड्यूस हुई, जिनको आप कहते हैं varchar, वेरिएबल कैरेक्टर। अब वेरिएबल कैरेक्टर में भी आपको एक वेरिएशन मिलेगी साइज़ की, कि साइज़ मेंशन करें, और एक में है कि आपको पता ही नहीं है साइज़ कितना होगा। जैसे एक बंदा कमेंट करता है, एक फीडबैक देता है, तो उसका साइज़ तो वैरी करेगा, तो आप फिर मैक्स का वर्ड यहाँ पे साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ देखें वेरिएबल बाइनरी का ऑप्शन भी मिलेगा। अक्सर डेटाबेसेस में या फाइल अपलोडिंग जब आप करते हैं, एक भी होता है कि आप वीडियोज़ का या इमेजेस का URL प्रोवाइड करते हैं उसको किसी भी डायरेक्टरी में ऐड करके। दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप उस इमेज को या उस डेटाबेस की फाइल जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं। वो ज़्यादा सिक्योर मेथड जो है वो क्या है, बाइनरी में कन्वर्जन है। कि फ़ाइल अगर आप स्टोर कर रहे हैं, आपको प्रॉपर डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी तो मुश्किल काम है। अब आपने एक वेबसाइट HTML की बनाई, आपके PC में सारी डायरेक्टरी में पिक्चर्स पड़ी हुई थी, वहाँ पे रन करते हैं, पिक्चर भी सारी सामने आ रही हैं। अब वही फाइल कॉपी करके वेब पे दूसरे बंदे को दे देते हैं। अब जब वो रन करेगा, पिक्चर आपके PC में है,
वो जहाँ जहाँ पे पिक्चर्स होंगी तो क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। तो इसके लिए कि आप उसको डायरेक्टरी में ना रखें, बल्कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके डेटाबेस में ही स्टोर कर लिया करें, वहाँ से रिट्रीवल ईजी हो जाएगा। और सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको वेरिएबल करैक्टर और फील्ड साइज 50 रख दिया। फिर इसके साथ अलाउ नल प्रॉपर्टी है, डेटाबेस की प्रॉपर्टी, ये फील्ड नल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो प्राइमरी फील्ड नल नहीं हो सकता, तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग दे देगा बॉटम पे। प्राइमरी पे देखें यहाँ पे जिस जगह पे एरर दे रहा है, यहाँ पे अगर प्रीवियस वर्जन आप यूज़ करते या एसक्यूएल सर्वर यूज़ करें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करें, आप नल को चेक करें, वो चेक ही नहीं करने देता। वो कहता है कि प्राइमरी फील्ड कभी भी नल नहीं हो सकता। तो इसको अनचेक कर लें यहाँ से। फिर इसको मैं रख लेता हूँ नेम। अब आप वेब पे देखते हैं कि हाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। स्टूडेंट जब डिज़ाइन करता है वो भी क्या कर देता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। जैसे आप कहते हैं डेटाबेसेस के अंदर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट सिंगल ही होगा, लेकिन जब आप उसको डिज़ाइन करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर तो थ्रू प्रोग्रामिंग आप स्टोर एक ही जगह पे करेंगे। फ्रंट एंड पे 3 कॉलम्स होंगे, लेकिन जब स्टोरेज होगी तो आप क्यूरी लगा के उसको एक ही जगह पे स्टोर करेंगे। इसको मैंने रख दिया वेरिएबल करैक्टर। फिर फील्ड साइज मैंने यहाँ पे 30 रख लिया। फिर मैंने रख दिया यहाँ पे जेंडर, जेंडर को वेरिएबल करैक्टर रख लिया मैंने। फिर मैंने रख लिया डेट, रजिस्ट्रेशन, इसको डेट रख दें। बाकी फील्ड आपने खुद रख लेने हैं कंप्लीट। सैंपल के तौर पे हम 3-4 रखते हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं आप भी 3-4 ही रखते हैं, जहमत नहीं करते ज़्यादा की। तो आपने कंप्लीट फॉर्म बनाना है, जो चीज़ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें वो आपने रखनी है। फिर इसमें यहाँ पे बॉटम पे आ जाएं तो टेबल का नेम है, तो टेबल नेम नहीं रखना आपने, प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली नेम रखने हैं आपने। तो इस DBO के साथ डॉट टेबल्स, तो टेबल्स के अंदर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर इन्फो। यूज़र इन्फो टेबल का नेम आपने रख लिया, स्पेस नहीं देनी। आइडेंटिफायर की नेमिंग में रूल्स आप पढ़ते हैं, स्पेसेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद टॉप पे ऑप्शन है अपडेट का, इसको अपडेट कर दें। फिर डेटाबेस पे अपडेट डेटाबेस करना है आपने। उसके बाद सर्वर एक्सप्लोरर पे आ जाएं, टेबल को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे यूज़र इन्फो का टेबल आ जाएगा। अब इस यूज़र इन्फो के लिए GUI डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए राइट साइड पे आ जाएं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में से पहले डेटाबेस ऐड की थी, अब हमने प्रॉपर वेब फॉर्म ऐड करना है। तो फर्स्ट चार्ट पे चले जाएं, वहाँ पे वेब फॉर्म का ऑप्शन है। विंडोज़ में और वेब में, वहाँ पे विंडो फॉर्म, यहाँ पे वेब फॉर्म आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब वेब फॉर्म लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है विजुअल C#। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकती है कि आप C# के अंदर VB के कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, VB के अंदर C# के कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वालों की, तो उन्होंने इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद इसको पेज को प्रॉपर नेम दे देना है। मैं इसको रख लेता हूँ signup.aspx, एक्टिव सर्वर पेजेस, प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल और सिलेक्ट मास्टर पेज का ऑप्शन है। अब इसमें जब मैंने एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें बना हुआ डिज़ाइन नहीं आ रहा था। फिर हमने ASP वेबसाइट क्रिएट की, तो उसमें कुछ टेम्पलेट बने हुए आ रहे थे जिनको हम मास्टर पेजेस कह रहे थे। हमने मास्टर पेज अप्लाई कर रहे हैं, तो सिलेक्ट मास्टर पेज यहाँ से चेक कर दें। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मास्टर पेज है और एक विजिटर के लिए। आप जो ही ओके करेंगे तो आपको कहेगा कि कौन सा मास्टर पेज आपने अप्लाई करना है। वेबसाइट अगर मोबाइल पे लॉगिन करनी है तो मोबाइल लॉगिन मास्टर करेंगे, और अगर आप सिंपल वेब पे कर रहे हैं तो आप वेब मास्टर पेज अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको ओके कर लें। फिर डिज़ाइन मोड पे आ जाएं, आपके पास एक डिव लोड कर लेगा जिसमें देखें लोडिंग मास्टर पेज आ गया। यहाँ पे ये एरिया जो है, ये डिव आपके पास एडिटेबल है, बाकी जितना भी एरिया वो लॉक्ड होगा। आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपने इसको प्रॉपरली फॉर्म डिज़ाइन करना है। आपने जितने GUI व्यू किए हुए होंगे उनके मुताबिक आप डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके लिए टूल बॉक्स पे जाएं, टूल बॉक्स में से यहाँ पे HTML की कैटेगरी, और वहाँ से मैंने टेबल कंट्रोल इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फिर इस टेबल कंट्रोल को फिक्स पोजीशन असाइन करनी थी। क्या करना है मासूम शाह? फिर ठीक है, इसको ड्रैग करके लेफ़्ट और राइट पे मूव करें और फिक्स पोजीशन पे छोड़ दें। फिर
रन टाइम पे जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसके लिए एक तो लेबल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लेबल कंट्रोल अवेलेबल होंगे, और दूसरा ये ऑप्शन है कि डायरेक्टली खुद वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब लेबल यूज़ करेंगे तो उसमें फ़ायदा ये है कि थ्रू कोडिंग आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको थ्रू कोड आप इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेस्ट चॉइस ये होती है कि आप इसको यहाँ से स्टैंडर्ड कंट्रोल और वहाँ से लेबल कंट्रोल यूज़ किया करें। अब डायरेक्टली मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसके बाद डेटाबेस को सामने रख लें, उसके मुताबिक आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, टैब प्रेस करें, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर इसके बाद जेंडर, उसके बाद अब डेट रजिस्ट्रेशन आप यूज़र को फैसिलिटी नहीं देंगे कि आप वो सिलेक्ट करें, सिस्टम से उठाएंगे, जब रजिस्टर हो जाए तो ऑटोमेटिकली डेट आपने सेव कर लेनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे अगर हम आईडी को ऑटो जनरेटेड रखते हैं तो फिर हम आईडी भी यूज़र को प्रोवाइड ना करते, हम कहते हैं कि रजिस्टर हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली एक सीरियल नंबर रख लें, जी इसका अकाउंट क्रिएट हो तो उसको नंबर शो हो जाएगा, आपका आईडी नंबर ही है, तो फिर यूज़र नहीं लिखेगा। लेकिन जहाँ पे यूज़र खुद आईडी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि उसको रिमेंबर रखे, तो फिर यूज़र खुद ही आईडी भी लिखेगा। अब इसमें फील्ड जो उसमें सिस्टम जनरेट करेगा, ठीक है, आपको आईडीज़ नहीं लिखने पड़ेंगे। वो जगह जहाँ पे हम कहते हैं रिसिप्ट नंबर जनरेट करना है, आप कार्ड में चीज़ें ऐड करते हो ऑटोमेटिकली रिसिप्ट नंबर आ जाता है। अगर आप यूज़र लगता वो तो बिल नंबर कभी 1 2 3, फिर डेटाबेस में भी देखता कि ये 1 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नंबर रखो जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑटो जनरेशन वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपने सारे लेबल वैल्यूज़ आ गई, फिर उसमें एंट्री जब करनी है तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें आईडी के लिए, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेंगे जेंडर के लिए। विंडोज़ में कम्बो बॉक्स का ऑप्शन था, यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम दिया गया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन है एडिट आइटम्स। एडिट आइटम में बाउंडेड फील्ड आपने ऐड करने हैं लिस्ट आइटम 1 2 एंड 3। अब इसमें लिस्ट आइटम 1 में टेक्स्ट शो कर लेना है, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, फिर इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मेल। फिर इस पर डिस्कशन हमने की थी कि टेक्स्ट और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, कि अक्सर आप डेटाबेसेस की साइज़ के लिए ये का काम कर लेते हैं कि यूज़र को प्रॉपरली मेल और फीमेल ही शो, लेकिन बैकएंड पे एक कैरेक्टर स्टोर होना चाहिए। तो फिर आप वैल्यूज़ में एफ लिख देते हैं और मेल के लिए एम लिख लेते हैं। जब स्टोर होगा तो एक बिट उसके लिए रिजर्व होगा, बाकी स्पेस आपके लिए क्या होगी, अवेलेबल होगी। उसके बाद ओके कर लें। अब देन कोडिंग के लिए बटन, यहाँ पे मैं रजिस्टर का बटन डाल देता हूँ या सबमिट कर लें इसको। प्रॉपर्टीज़ में मैंने लिख दिया सबमिट। अब इसके साथ साथ वैलिडेशन वाला काम हमने किया हुआ है कि आपने साथ साथ इनको वैलिडेट भी करना है। अगर ये टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, सबमिट पे क्लिक किया जाता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट ना जाए। अगर वैल्यूज़ लिख ली जाती हैं फिर सबमिट करता है तो रिक्वेस्ट सर्वर पे लेके जाएं। अब उसमें थोड़ी सी चेंजेस हम करेंगे, एक सबमिट है और एक में रीसेट का बटन डाल देता हूँ। अब रीसेट के साथ वैलिडेटर ऐड कर लें। वैलिडेशंस पे आ जाएं, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी वैलिडेटर है, फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड ड्रैग करके आप इसको ड्रॉप करते जाएं। मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, मिडिल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम मैंडेटरी है। जैसे अक्सर लोग सिर्फ नाम लिख देते हैं अकील, तो सोचते हैं फर्स्ट टाइम तो अकील लिखूंगा तो लास्ट में क्या लिखना है, अगर लास्ट में अकील लिखूंगा तो फर्स्ट में क्या लिखना है, तो ऐसे लिख लेते हैं मिस्टर अकील, एम आर वहाँ पे लिख देते हैं और अकील बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। अब इन कंट्रोल के साथ वैलिडेशन अप्लाई करनी है। विंडोज़ में ये फीचर नहीं है, वहाँ पे कंडीशन लगा के हम चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन नहीं है बल्कि ये वैलिडेटर यूज़ करेंगे जो इनको वैलिडेट करेंगे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने से पहले। अब
इन वैलिडेटर्स के लिए पहले इन टेक्स्ट बॉक्सेस को प्रॉपर नेम दे दें। प्रॉपर्टीज़ में आईडी का ऑप्शन होगा। आईडी में txt UID मैंने नाम रख दिया इसका, इस पर क्लिक करें। txt फर्स्ट नेम, f नेम लिखा है मैंने, txt m नेम, फिर उसके बाद txt लास्ट नेम, और फिर कम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, इसको DRB जेंडर नाम रख दें। अब टेक्स्ट बॉक्सेस है तो txt प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं कि जब कोड लिखेंगे तो पता होगा कि टेक्स्ट बॉक्स है तो ये वाली कोडिंग यूज होती है। उसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज कर सकते हो आप। वो सारे एट्रीब्यूट रखोगे ना, ठीक है। क्वालिफिकेशन टाइटल, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर्म डिजाइन करोगे, जितने एट्रीब्यूट डेटाबेस में स्टोर करने वो सारे आप रखोगे यहाँ पे, एक बॉक्स से नहीं होंगे, सारे सेपरेट एट्रीब्यूट्स हैं। ईयर ऑफ पासिंग, डिग्री टाइटल, परसेंटेज, डिवीजन, इंस्टीट्यूट का नेम, ये सारे एट्रीब्यूट सेपरेट हैं। इतने ही एट्रीब्यूट आप डेटाबेस में भी रखोगे। अब इसमें ये जो वैलिडेटर्स हैं, इन सारों को कंट्रोल प्रेस रख के एक साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारों को एक साथ इसलिए सिलेक्ट किया है कि जो इनके ऊपर कॉमन वैल्यूज है वो एक ही बार अप्लाई कर लेते हैं। पहली चीज़, ये वार्निंग एरर्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो एरर मैसेज में स्टेरिक डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद फॉन्ट्स पे जाएं, फॉन्ट में से बोल्ड को ट्रू कर दें, और फिर यहाँ पे 4 कलर का ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप कलर पिक करें, दूसरा ये ऑप्शन है कि कलर का हेक्साडेसिमल कोड राइट करें। जो लोग आप वेब पे काम करते हैं इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कलर पिक कर लें, और चौथा ऑप्शन ये है कि कलर का नाम लिख दें। अब नेम हमें लिमिटेड याद होते हैं, लेकिन कलर कोड की जो वेरिएशन होती है वो लिख के आप कलर देख सकते हैं कि कलर कौन सा है, और वो भी नहीं है तो आप कलर पिकिंग कर सकते हैं कि मैं कलर पिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर रेड लिख दिया, और अगर आप कलर हेक्साडेसिमल से रेड जनरेट करेंगे तो क्या कोड लिखना होगा? समीर, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में? 15 होती है ना, एफ किसी को कहते हैं। 2 बिट रिजर्व किए जाते हैं। आप लिखेंगे FF, रेड जो हो गया 15, ग्रीन मैंने रख दिया 00, ब्लू भी मैंने रख दिया 00। जी ठीक है। स्टार्ट में तो ऑटोमेटिकली फिर नेम भी आपको शो कर देगा कि ये रेड कलर है। जब स्टैंडर्ड कोड लिखेंगे फिर नाम आएंगे, जब स्टैंडर्ड नहीं होगा तो फिर वो कोड ही आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, पूछें कुछ? अच्छा, उसके बाद ये वेरिएशन तो आपने कर ली कि एरर मैसेज सब पे स्टेरिक आएगा कि ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद कलर सब के लिए रेड और बाकी बोल्ड आपने कर दिया। अब ग्रुपिंग जो आपने करनी है, इसको ग्रुप इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, और ये इसके साथ ग्रुप होगा। ये ऑप्शनल फील्ड है, इसके साथ कोई वैलिडेटर नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपके पास है इसमें सिलेक्ट लिखा हुआ है, इसको इनिशियली बाइंड करना है, तो इसमें इनिशियल वैल्यू कौन सी है। अगर सिलेक्ट लिखा हुआ है तो सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, सिलेक्ट के अलावा कोई वैल्यू है तो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है। अब फर्स्ट वैलिडेटर को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट का ऑप्शन है। txt यूज़र आईडी को वैलिडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल टू वैलिडेट, फर्स्ट नेम को वैलिडेट करेंगे, फिर कंट्रोल टू वैलिडेट लास्ट नेम को वैलिडेट करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो कंट्रोल टू वैलिडेट DRB जेंडर को वैलिडेट करेंगे। फिर एक और काम कर सकते हैं, आप रिजल्ट कैलकुलेशन फॉर्म बना रहे हैं, एक बंदा आता है वो 00 लेके सबमिट कर देता है, रिकॉर्ड तो सबमिट हो जाएगा। आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो इसी में एक ऑप्शन होता है इनिशियल वैल्यू का। अगर यहाँ पे नल लेके बंदा सबमिट करे तो इनिशियल वैल्यू में आप नल डाल दें, ताकि जब वो 0 लेके सेंड करेगा तो वो सबमिट नहीं होगा सर्वर पे कोड। तो उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है कि इधर ऑलरेडी सिलेक्ट लिखा हुआ है, ये एक आइटम सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड है तो आप उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे ना भेजें। तो उसके लिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू का ऑप्शन है, सामने नज़र आ रहा है जी, हाइट के साथ देख लें इनिशियल वैल्यू।
यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये इनिशियल वैल्यू, तो आप टाइप कर लें सिलेक्ट जो है वो उसकी क्या है, इनिशियल वैल्यू है। बाइंड हो गया इसके साथ DRP जेंडर और उसकी इनिशियल वैल्यू है सिलेक्ट। इनको भी अगर बाइंड करेंगे तो आप लिख लेंगे इनिशियल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0, तो फिर 0 0 को सबमिट नहीं करेगा। अब यहाँ तक इसको चेक करना है। अब बात आ गई यहाँ पे दो बटन की, एक आपके पास है सबमिट का, एक रीसेट का। सबमिट वाला बटन तो ये रिक्वेस्ट, ये डेटा सर्वर पे भेजेगा, खाली होंगे तो रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जानी चाहिए। रीसेट वाला बटन जो है ये रिक्वेस्ट भी सर्वर पे भेज रहा है, लेकिन इसका काम क्या है बेसिकली कि सर्वर पे रिक्वेस्ट तो जानी नहीं चाहिए, जो कुछ डेटा इधर लिखा हुआ वो क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। सपोज हम रीसेट का कोड भी लिख लेते हैं, मैं इस रीसेट पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नल स्ट्रिंग असाइन कर दें, txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल वैल्यू असाइन कर दें, फिर txt मिडल नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल वैल्यू असाइन कर दें। फिर DRP को नल वैल्यू असाइन नहीं करेंगे बल्कि उसका इंडेक्स चेंज करेंगे। हमने मेल या फीमेल सेलेक्ट किया हुआ था, जब रीसेट होगा तो पहला वैल्यू सेलेक्ट लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए इंडेक्स को यूज़ करेंगे। DRP जेंडर डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0 इंडेक्स उसको असाइन कर देंगे कि 0 इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट लिखा हुआ है। इंडेक्स 1 पे मेल लिखा हुआ था, इंडेक्स 2 पे फीमेल लिखा हुआ था, तो आपने इंडेक्स 1 उसको 0 वाली इंडेक्स उसको असाइन कर देनी। अब इसको यहाँ तक चेक करें, इस पेज पे क्लिक करें, साइन अप का पेज जो था आपके पास, इस पे राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र है और एक ऑप्शन है सेट एज अ स्टार्ट पेज। जब आप व्यू इन ब्राउज़र करते हैं तो आपका एडिटर सिर्फ सिंगल पेज की डिप्लॉयमेंट करता है। जब आप सेट एज अ स्टार्ट पेज कर लेते हैं, आप डिबगिंग स्टार्ट करते हैं तो पूरी वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट की जाती है। फायदा क्या है, आपकी वेबसाइट बहुत हैवी है तो आप एक पेज को भी डिबग कर सकते हैं। जब आपने पूरे प्रोजेक्ट को चेक करना है कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक्जी बन रही है या डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो फिर आप उसको एज अ होल डिबगिंग करते हैं। तो मैंने इसको सेट एज अ स्टार्ट पेज कर लिया, तो स्टार्ट डिबगिंग कर लें। जब आप डिबग पे क्लिक करते हैं तो इसमें लिस्ट ऑफ ब्राउजर शो हो रहे हैं, क्रोम है, इंटरनेट है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और बाकी ऑप्शन ब्राउज का भी आ रहा है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट जो रखेंगे, मैंने फायरफॉक्स को रखा हुआ है, तो उसी पे स्टार्ट डिबगिंग कर लें। सबसे पहले बिल्डिंग डायरेक्टरी का ऑप्शन आ जाएगा, पूरी वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट होगी। अगर किसी भी एक कंपोनेंट में एरर आता है तो डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, वो आपको एरर दे देगा।